टीडीएस और जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट पहला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हर सोसाइटीज के पास पैन नंबर होती है, तो कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी में पैन कार्ड और टैन नंबर, ये दो इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज होती है। तो पैन नंबर से आपका इनकम टैक्स की शुरुआत हो जाती है, एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो इनकम टैक्स बेसिकली सबको मालूम है 30 जून ड्यू डेट्स होती है इंडिविजुअल के लिए लॉ के हिसाब से, फिर वो एक्सटेंशन होकर जुलाई तक बढ़ती है, और जो ऑडिटेड कंपनीज होती है उनके लिए 30 सितंबर होती है। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी 30 सितंबर तक ऑडिटेड के कारण से अलाउड किया गया है। अभी इनकम टैक्स लगेगा, जैसे एक सर का क्वेश्चन था कि कौन से अमाउंट पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, उसका क्या है, और कई जगह बैंक्स वाले टीडीएस करते हैं, उसका कंपनसेशन कैसा लेना है। तो बेसिकली इनकम टैक्स लगना चाहिए दो चीज के लिए। बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी में दो ही मैटर्स ज्यादा करके क्रिएट होता है, एक जो बैंकर्स का इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा जो मोबाइल टावर या अदर एडवर्टाइजमेंट के से जो पैसा मिलता है, यही दो टारगेटेड होते हैं। बाकी सर इतना टारगेटेड अपना हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं है, बाकी जो बैंक्स और फैक्ट्रीज है उनके लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये जो बेसिकली इनकम टैक्स आपका कैलकुलेशन चलता है, ये दो पैरामीटर पे कंपटीशन आपका बन जाता है। इनकम टैक्स में बेसिकली कंपटीशन काउंट करते समय जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है या मोबाइल टावर से जो इनकम जनरेट हुआ है, उसका स्ट्रेट में 30% लायबिलिटी क्रिएट होती है। कई लोगों को ये डाउट होती है कि हमने तो 10% टीडीएस काट लिया है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने, तो हमको क्या जरूरत है। सर आपका कंसर्न 10% तक हो गया, लेकिन बाकी 30% का क्या। तो ये 30% का कैलकुलेशन हमारे एटीपी में बन जाती है। तो बेसिकली मोबाइल टावर से टीडीएस कट होता है, या जो आपकी स्टेट बैंक्स होती है या प्राइवेट बैंक्स होती है वो टीडीएस कट करके आपको सर्टिफिकेट देती है और आपका 10% का निकल जाता है एक्टिविटीज। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने एक एटीपी2 में कोऑपरेटिव के लिए अलाउंस किया है कि जो कोऑपरेटिव में आपका एफडीज रखते हैं और उधर से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो बेसिकली इनकम टैक्स का हम ऑफिसर के जब भी मिले तभी वो बोलते हैं कि आप महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव में रखो या ठाणे डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में रखो तो आपको वो ग्रांट दिया जाएगा। लेकिन जो लॉ के प्रोविजंस में कोऑपरेटिव का डिफाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो एटीपी2 में उसको क्रेडिट लिया जाता है। कोई भी कोऑपरेटिव से इंटरेस्ट मिलता है वो एटीपी2 में लेके फाइल करता है। 90% नोटिस नहीं सर्व होती है, लेकिन 10% कोऑपरेटिव से इंटरेस्ट लिया हुआ सोसाइटीज को भी नोटिस सर्व किया है, लेकिन वो अपना कंसल्टेंट या जो भी पर्सन है वो उधर से उसका क्रेडिट लेके फाइल करता है। तो सर का एक क्वेश्चन है कि जो आपका इंटरेस्ट कोऑपरेटिव से मिलता है वो 90% आपका मोस्टली टैक्स एग्जाम्प्टेड रहता है, इस एग्जाम्प्टेड रहता है। खाली 10% कहीं एक दूसरा सोसाइटी को नोटिस सर्व हुआ रहेगा। तो आपका जो इनकम जनरेट होता है वो तीन बेसिकली होता है, एक टैक्सेबल, एक डिडक्टेबल और एग्जाम्प्टेड। तो टैक्सेबल इनकम पैरामीटर्स है, अभी डिडक्टेबल इनकम पैरामीटर्स है, और एग्जाम्प्टेड मतलब एग्जाम्प्टेड में क्या है कि अपना जो मेंबर से हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर हेड में, वो टैक्स हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है कि वो हमारे एक ओन कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए हम लोग ये ओन एक्सपेंसेस करने के कारण से एज अ रिइंबर्स के हेड में उसको बेनिफिट मिलता है, वो एग्जाम्प्टेड में आता है। तो ये तीन पैरामीटर में पहला जो हेड है उसके ऊपर ही मोस्टली आपका टैक्स चलता है। अभी इनकम टैक्स में देखेंगे तो ऐसे आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज, बिजनेस, प्रोफेशनल, कैपिटल, अदर्स, या अदर्स में हमारा हाउसिंग सोसाइटी मिल जाती है। लोकल अथॉरिटीज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अभी पर्सन की भी डेफिनेशन दिया गया है इनकम टैक्स में, कौन पर्सन है। तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वही पर्सन है, कंपनी भी पर्सन होती है, हाउसिंग सोसाइटी भी पर्सन होती है। तो वो पर्सन के डेफिनेशन में इनकम टैक्स के इसमें हाउसिंग सोसाइटी भी एक पर्सन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, तो मैंने जैसे बताया 1912 में जो वो एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ है, वो एक्ट से जो भी रजिस्ट्रेशन होती है या 1960 के एक्ट के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कोऑपरेटिव करके होती है। अभी इंसेंटिव अंडर इनकम टैक्स जो एटीपी सेक्शन का बेनिफिट्स है बेसिकली, वो हाउसिंग सोसाइटी में मोस्टली हम लोग यूटिलाइज करता है एटीपी2 में। अभी आपको कोऑपरेटिव एक वर्ड दिया है, लेकिन कोऑपरेटिव में बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे कि क्रेडिट सोसाइटीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, मार्केटिंग है, या प्रोडक्शन कंपनीज है, सपोर्टिव सोसाइटीज है, ऐसे अलग अलग है। तो हमारा क्राइटेरिया किस में बैठता है, उसको ही हमको
रिकॉग्नाइजेशन करना है। और ATP 2A1 एक और स्पेशली प्रोविजन दिया गया है जो हाउसिंग सोसाइटीज को हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स हम ATP 2A का ले सकते हैं। इसकी केस लॉज भी दिया गया है, आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव सेंट्रल एंड CIT यूपी कोऑपरेटिव के 2 केस लॉज है। अभी कोऑपरेटिव बैंक्स का तो इधर हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज के लोग हैं तो उसका ज्यादा आपको डीपली नहीं समझाओ। हमारा कोई बिजनेस बैंकिंग होता है उसमें से हमको टैक्सेबल लगने वाला चीज है, जैसे कि एग्जांपल आपका सोसाइटी के अंदर कोई एक कॉमन हॉल है और आपने आउटसाइडर को उसमें से रेंट आउट करके इनकम सोर्सेस क्रिएट करना चालू किया तो आपका एक बिजनेस बन जाता है। कई जगह मेन एंट्रेंस में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एक जगह देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं और उससे हर महीना या हर वीक आपको कुछ कंट्रीब्यूशन आता है तो वो सब टैक्सेबल में काउंट होता है। मतलब एक सिंपल भाषा में आपके लिए है कि आउटसाइडर से जो भी पैसा मिलेगा मेंबर छोड़ के वो एक टैक्सेबल ही है। तो ये एक सिंपल आप डेफिनेशन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए। मेंबर की भी डेफिनेशन दिया गया है। आजकल सबसे ज्यादा टैकल उधर ही हो रहा है कि मेंबर कौन है और कैसा है, क्योंकि अभी भी जो 2019 का जो 9 मार्च का GR है उसमें मेंबर, एसोसिएट मेंबर, टेम्परेरी मेंबर, उसके डेफिनेशन, उसकी फैमिलीज के डेफिनेशन वापस चेंज किया गया है। तो मेंबर के डेफिनेशन हमको समझ के लेनी पड़ेगी। लेकिन ये इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स में आपका क्लियर है कि आउटसाइडर से जो भी इनकम आएगा आपको वो टैक्सेबल है। 30 सितंबर को आपको फाइल करना है। एडवांस टैक्स जो भी 3-3 महीने का है आपको उसके ऊपर एडवांस टैक्स भरना है और ITR 3 के कंपटीशन में आपको ITR को डिपार्टमेंट को अपलोड करना है। इनकम हो या नहीं हो तो भी ITR फाइल करना जरूरी है। कई लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा इनकम ही नहीं है तो हम ITR नहीं फाइल करेंगे, लेकिन वो डेटाबेस मिले कैसा इनको? इनकम टैक्स को मिलने के लिए आपने डिक्लेयर करना चाहिए कि मेरा 1000 रुपए इनकम है या 1 लाख रुपए इनकम है। तो ITR के बारे में इतना इनफ है। हम TDS के बारे में आता है। TDS में 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन 5 मिनट में करता हूं कि TDS जैसे ही आपने इमीडिएटली सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, टैन नंबर रजिस्टर्ड किया, टैन नंबर आपका आ गया। जैसे ही कोई आप एक कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं जिसका वैल्यू अबव 1 लाख रुपीज ईयरली हो रहा है, वन शॉट 30,000 का आपके पास इनवाइस आ रहा है या ईयरली 1 लाख रुपीज का पासिंग हो रहा है। जैसे अभी सिक्योरिटी चार्जेस आप रखते हैं तो 2 सिक्योरिटी में रखते हैं तो 12-13 हजार रुपए का आपका मिनिमम बिल आ जाता है। तो हमारा एक जो 1 लाख रुपीज का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवरटेक होता है और हमको TDS की लायबिलिटी चालू होती है। तो मैंने हमारे जो कई सारे सोसाइटीज को TDS का नोटिस आया है, इसके लिए मैं चरनी रोड में TDS डिपार्टमेंट के ऑफिसर को मिला था कि आप हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये सेक्शन हटा दो, क्योंकि सोसाइटी के पास TDS कट करके होता है 200 या 500 रुपीज और उसका प्रोसेस करने के लिए जो कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करता है वो 1000 रुपीज चार्ज करता है। मतलब TDS के 500 है और प्रोसेसिंग के लिए 1000 कॉस्ट आ रही है और वो नहीं करता है तो 100 या अभी तो 200 रुपए है, उसका नोटिस सर हो रहे, पेनल्टीज सर हो रही है। तो डिपार्टमेंट के लोग वो क्या कहना है कि सर आप आपके एंगल से देख रहे हैं, हम तो हमारे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है वो सिक्योरिटी आपकी जगह नहीं प्रोवाइड करता है, आपके लाइन में वो ऐसे 25 लोगों के पास सर्विस प्रोवाइड करता है और वो हर जगह 12-15 हजार का बिल डालता है। तो का टर्नओवर देखेंगे तो 25 लाख 40 लाख वो टर्नओवर करता है। उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास आप ही दे सकते हैं क्योंकि वो तो नहीं दे सकते हैं। इसके लिए TDS हम लोगों ने ये क्राइटेरिया में इनबिल्ड किया है और लॉ में फोर्सफुली किया है। तो TDS 1 लाख क्रॉस हुआ या 30,000 का एक बिल आया तो आपको TDS काटना जरूरी है। TDS में भी 2 क्राइटेरियाज है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल फीस। हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मैं ज्यादा करके इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, बाकी 194 JI वो बाकी सब लॉज है वो नहीं बताता हूँ। 194C जो कॉन्ट्रैक्टर है सब कॉन्ट्रैक्टर का है, उसमें आपको TDS एक बिल 30,000 का आता है तो आपको प्राइवेट है वो पर्सन इंडिविजुअल तो 1% से TDS काटना है और प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप है तो 2% काटना है। उसका भी डेट दिया गया है, हर महीने के 7 तारीख को आपको रिस्पेक्टिव बैंक में 281 का चलन भर के ITNS 281 का चलन भर के डिपॉजिट करना है 7 तारीख के पहला। ये TDS की प्रोसीडिंग हो गई। आपकी कंपनी है तो 2%, इंडिविजुअल है तो 1%। 194C ये क्राइटेरिया है, कंपनी का चलन अलग भरना पड़ेगा, नॉन कंपनी का चलन अलग भरना पड़ेगा। वैसा ही प्रोफेशनल फीस, कोई लॉयर्स है, कोई आर्किटेक्चर है, कई स्पेशल पर्सन प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है, उसके लिए सेक्शन अपना 194J एप्लीकेबल होता है। तो उधर आपका 3% का स्लैब में वो लोगों का TDS कैलकुलेट होता है। हर महीना आप 7 तारीख को जो टैक्स भरते हैं आपको बैंक से चलन मिलता है
वो अगले 3 महीने के बाद 30 समझो अप्रैल में जून का 30 जुलाई के पहले आपको ये टीडीएस फाइल करना है। मतलब जो भी 3 महीने में टैक्सेस जमा हो गए अकाउंट में उसका 26 एएस जनरेट करके उसका एफयू फाइल जनरेट करके एनएसडीएल के साइट पे अपलोड करेंगे, तो जिसका भी टीडीएस काटा है उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट मिलेगा। जब तक ये टीडीएस प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक वो टीडीएस आपके नाम पे ही जमा होएगा, क्योंकि टैन नंबर तो आपका है। एक्चुअली ये प्रोसेस करके इंडिविजुअल पैन पे ट्रांसफर करना है अमाउंट, तो ये जो बड़ी चीज ट्रांसफरिंग की होती है ये टीडीएस से ही प्रोसेस होता है। अभी तो आप लोगों को मालूम है जितना 26 एएस में दिखता है वही अमाउंट इनकम टैक्स के फाइल में ले सकता है, इसलिए 26 में दिखना मैंडेटरीज हो गया। तो ये टीडीएस के 7 तारीख आप इंपॉर्टेंट रखो टैक्स भरने के लिए, चलन 281 भरने का है, कंपनी नॉन कंपनी के लिए अलग करने का है, और अगला 3 महीने के बाद उसको ये टीडीएस फाइल प्रोसेस करना है। जैसे ही वो पार्ट खत्म होता है उसके बाद आपको उसकी जो सर्टिफिकेशन है जिसका भी टीडीएस काटा है उसको अभी ऑनलाइन ही जनरेट होता है सर्टिफिकेट। पहले हम लोग सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर से देते थे, वो इनवैलिड है, अभी ऑनलाइन से जनरेट होता है, वही सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तो ये टीडीएस के क्राइटेरिया है। अभी जीएसटी बीच में आया, आज तक आप लोगों को मालूम है 354 टोटल जीआर जनरेट हुए हैं जीएसटी के ऊपर, हाउसिंग भी उसमें से पार्ट है। कोई भी कंसल्टेंट के पास या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जीएसटी काम के लिए जाएंगे तो वो पहला वही खुद थोड़ा सा उसका ही क्वेश्चन खुद क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कल जो डिसीजन उन्होंने पढ़ा था वो आज देखने के लिए वो जीआर चेंज हुआ रहता है, उसका कई सारे चेंजेस। तो जीएसटी के ऊपर जो लास्ट वाला अमेंडमेंट है वही मैं बताता हूं, शायद मेरे अपडेटेड नहीं रहेगा तो मैं माफ कीजिए, लेकिन जो मेरा लास्ट का है वो 7500 जो जिसका मेंटेनेंस अबव है उसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है। तो करते समय गवर्नमेंट ने 2 जीआर निकाला, 2 स्टैंडर्डाइज किया था। एक मंथली बिल मोर देन 7500 होना चाहिए, उसमें 3 चीज को डिडक्शन दिया था। आपका एक पहला कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होती है, वाटर चार्जेस कॉमन होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये 3 को माइनस करके अबव 7500 आपका पर मंथ मेंटेनेंस हो रहा है तो आपको जीएसटी में आप एक बकेट में आ गए। दूसरा बकेट क्या दिया था उन्होंने कि टोटल रेवेन्यू पूरा साल का मोर देन 20 लाख आपका आना चाहिए। मतलब आपका 18 लाख का टोटल टर्नओवर हो रहा है, इनकम, मैं ये नहीं बोल रहा कि कलेक्शन, आपका कलेक्शन हो या नहीं हो, रेवेन्यू जनरेट हो गया, उसमें हर चीज इंक्लूडेड है, हर चीज, सिंकिंग फंड हो या कोई भी बैंक इंटरेस्ट हो या कोई भी रेवेन्यू पार्ट में जो भी आते हैं वो आपका 20 लाख क्रॉस किया तो आपका जीएसटी के बकेट में आप आ गए। तो ये दोनों फुलफिल हो रही है तो आपको जीएसटी का आपको एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन अभी जो लास्ट 1 मार्च में वित्त मंत्री जी ने जो एक निकाला है वो 40 लाख के लिए किया है। अभी वो अध्यादेश अभी तक तो लागू नहीं है, लेकिन वो अप्रैल से आई थिंक वो चालू होएगा। तो 40 लाख में जाएंगे तो फिर हम लोग 20 लाख का बकेट छोड़ देंगे। तो क्या है कि आपका जो 20 लाख का मैंने जो बकेट बोला ये मेंटेनेंस के लिए है, इसमें अदर कोई कलेक्शन कंट्रीब्यूशन कन्वेंस का करते हैं वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन रिपेयर का काम करते हैं और उसका बकेट 25 से ऊपर जाता है सिंगल हेड का, तो आपस जीएसटी आपको वो बिल पे रिपेयर के ऊपर लग जाएगा। मतलब 20 लाख आपका मेंटेनेंस का हो गया, लेकिन स्पेशल बिल आप निकालते हैं और उसका बकेट 25 लाख जाता है वही हेड का, तो आपको जीएसटी में आप ऐड हो जाते हैं अब 25 लाख। उसके बाद जाता है तो ही जीएसटी होता है, नहीं तो 25 के नीचे आपका रिपेयर का काम हो रहा है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग 3 महीने का सिस्टम है, उसके भी पेमेंट्स आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं, जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन है, आईटीआर उसके अलग ऑनलाइन ही चल जा रही है। तो इनकम टैक्स, टीडीएस और ये जीएसटी ये हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल है। कई लोग बोलते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, लेकिन एप्लीकेबल है, लेकिन कंडीशनल ये सब पैरामीटर हम कवर करेंगे तो, नहीं तो हमको एप्लीकेबल नहीं करना है। तो ये बेसिक एक टैक्सेशन का इसमें है। पैन नंबर लेना, आप वो बकेट में आते हैं, आपका ईयरली 1 लाख रुपीज क्रॉस होता है एक आधा पेमेंट, तो आपको टैन मैंडेटरी हो गया। मतलब आपका कोई 30,000 का एक इनवाइस आपके पास पहुंच गया या सिक्योरिटी का 1 लाख रुपीज का एक्सेस हो गया, तो आप उसको टीडीएस आपके लाइबिलिटी में आप पहुंच जाते हैं।
तो बेसिकली ये इनकम टैक्स, टीडीएस और जीएसटी के बारे में मेरे ख्याल से इतना ही इनफ है. 2015चं कमिशनरचं एक सर्क्युलर आहे. त्याच्यामध्ये जर ज्या संस्थेवरती मोबाईल टॉवर्स असतील तर ते मोबाईल टॉवर्स मध्ये 50% रक्कम ही सिंकिंग फंडला इन्व्हेस्ट करायची आणि 50% रक्कम तुम्ही एकतर डिस्ट्रीब्यूट करू शकता किंवा ती रिझर्व्ह फंड मध्ये तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता. आणि एखाद्या मेंबरचे समजा ड्यूज असतील तर ते त्याच्यातून रिकव्हर करायचे सुद्धा अलाउड केलेलं आहे. थँक्यू सर.